हाँ जी, फिर से स्वागत है नई वीडियो में। आखिरी वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि एनालिसिस कैसे होगी हाइब्रिडाइजेशन की। अब एनालिसिस करने के बाद में हमें पढ़ना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखो, है तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक और सब लोगों ने पढ़ा भी है, 11th-12th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर अपन ने केमिस्ट्री पढ़ी है 11th-12th में तो ठीक है। बीएससी एमएससी सब में ये चीज़ें कॉमन रहती हैं और बहुत ही बेसिक सा ये लेक्चर रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ें आज भी सीखने को मिलेंगी और इम्पॉर्टेंट भी रहेंगी, है ना। तो आज स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए हेडिंग डालेंगे आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम लोग करेंगे कैसे? इसको हम लोग करेंगे दो तरीके से। एक हो गया आपका एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा हो गया नॉन एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन। देखिए ये दोनों कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में पहला जो हमारे पास में पॉइंट है वो होगा आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन। एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन, अब इसको हम लोग कैसे निकालते थे? देखो, मेजरली हम लोग एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने एक फार्मूला यहाँ पे देखा हुआ था जिसको हम लोग लास्ट में पढ़ के भी आ चुके हैं, दैट इज़ एसपी और ये आयोटा की वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन, मतलब उसकी एक एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी आपके पास में जो हम पढ़ चुके हैं। सेकेंडली जो हमें पढ़ना है वो है आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन एब्सोल्यूट नॉन एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन। मतलब देखो यहाँ पे क्या किया, एस पी आयोटा से हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली, लेकिन जो 11-12 से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, नॉन एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते थे कि हाँ ये SP2 होता है, ये इतने डिग्री एंगल कोई भी हो इन बिटवीन SP2 SP3 के बीच में इन बिटवीन एंगल जो भी हो उसके बेसिस पे हम लोग निकाल लेते थे कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको बेसिक जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में बता देता हूँ। जैसे एग्जांपल लीजिए, टाइप 1 लिखिएगा, है ना। और इस टाइप 1 के अंदर हम लोग कौन कौन से देखेंगे? हम लोग मेजरली कार्बन को देखेंगे। मैं आपसे कहता हूँ ये कार्बन है, इसने 4 सिंगल बॉन्डेड बना रखे हैं, तो ये हो जाएगा आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, और फिर मान लीजिए कि ये जो कार्बन है एक डबल बॉन्ड और बाकी 2 सिंगल बॉन्ड यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, तो ये हो गया आपका sp2। फिर अगर बात की जाए कार्बन, या तो वो ट्रिपल बॉन्ड पोजेस करता हो एक, या अगर अपन बोल दें कि कार्बन जो कि 2 डबल बॉन्ड यहाँ पे रखता हो, इन दोनों को हम लोग क्या कह देंगे? ये हो गया हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड, है ना। एक और एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे CO2 को लेते हैं, C डबल बॉन्ड हो और ये भी यहाँ पे, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी इस कार्बन की वो हो जाएगी sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, फिर एक एग्जांपल लीजिए, जैसे कार्बन है, ये यहाँ पे CH2 यूनिट से जुड़ा हुआ है, दोनों साइड में CH2 यूनिट जुड़ी हुई हैं, ये हो गई आपकी, ये दोनों जो हो गए, ये दोनों, ये वाले कार्बन जो हो गए दोनों, ये दोनों कार्बन होंगे आपके sp2। ये तो जनरली हम लोग देख के बता देते हैं, ये चीज़ें क्या होती हैं जनरली देख के ही समझ में आती हैं। ये वाला जो होगा ये होगा आपका sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। एक और एग्जांपल लेते हैं कार्बन सब ऑक्साइड का। कार्बन सब ऑक्साइड को आप जानते होंगे, ये कुछ इस तरीके से बनता है। देखिए कार्बन सब ऑक्साइड, 3 कार्बन होते हैं इसके अंदर, जिसको हम लोग कह सकते हैं C3O2। ठीक है, C3O2 इसका नाम हो जाएगा कार्बन सब ऑक्साइड। ठीक है, इसके अंदर आप देखें तो ये तीनों जो कार्बन हमें देखने को मिल रहे हैं इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp ही होगी। तो ये कुछ हो गए हमारे टाइप 1 बेसिक टाइप की चीज़ें, है ना। अब देखिए मैं बात करूँगा टाइप 2 की। वैसे तो हम लोग यहाँ पे जिस हाइब्रिडाइजेशन की बात करने वाले हैं वहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि जो स्टेरिक नंबर होता है, स्टेरिक नंबर देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि बॉन्ड लोन पेयर को देख के भी बता सकते हैं, है ना, या उसका स्टेरिक नंबर वहाँ पे आप कैलकुलेट
कर सकते हैं। तो देखिए टाइप 2 कैसा होगा, टाइप 2 हमारे पास में कैसे होंगे। हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हियर वी विल कैलकुलेट स्टेरिक नंबर। यहाँ पे हम लोग किस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे, स्टेरिक नंबर को कैलकुलेट करेंगे, जिसको मैं स्मॉल n से डिनोट यहाँ पे कर देता हूँ। किसके लिए, फॉर सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के लिए हम जो है यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे, किसको, स्टेरिक नंबर को। देखिए इसको अगर कैलकुलेट करना है, बेसिकली अगर आपको स्ट्रक्चर से देखना है, स्ट्रक्चर को देख के ही आपको पता लगाना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं ना, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, है ना, कुछ इस तरीके से, जो कि आप बचपन से मतलब 11th-12th क्लास से करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं एग्जैक्टली बोलूँ आपको कि स्टेरिक नंबर, ये जो n हमने यहाँ पे डिनोट कर रखा है, इसका मीनिंग क्या है, तो n क्या डिनोट कर रहा है, ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम in the given molecule और आयन। ठीक है, ये होता है स्टेरिक नंबर के लिए। ये जो n हम लोगों ने यहाँ पे डिनोट किया है, इसका मतलब यही होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो होंगे सेंट्रल एटम के अराउंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम के अराउंड किसी भी मॉलिक्यूल या आयन में। अब देखिए n की वैल्यू जो है उसको भी अगर हम लोग देखें कि n की वैल्यू जो है वो वेराई करती है। जैसे n की वैल्यू मान लीजिए कि मैं रख देता हूँ 2 या 3, 4, 5, 6 एंड 7 अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो इसके हिसाब से मेरे पास में जो हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए, 2 के लिए sp होता है, 3 के लिए sp2 एंड सो ऑन, ऐसे ही जो है आगे ये बढ़ते जाते हैं। ये हो गया आपका sp3d, 6 के लिए sp3d2 और 7 के लिए sp3d3। ठीक है, यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लैरिटी हो जाएगी कि अगर आप स्टेरिक नंबर पहचान लेते हैं तो स्टेरिक नंबर के बेसिस पे आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन को बता देंगे। ठीक है, ये एक्चुअली ये नॉन एब्सोल्यूट वालों के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। एब्सोल्यूट के अंदर तो आप लोग डेफिनेटली बॉन्ड एंगल देख के ही बता पाएंगे, राइट। यहाँ पे हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, नॉन एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेरिक नंबर जो है आपने देख लिया तो उसकी वो जो है एग्जैक्ट एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा। मिल सकता है एब्सोल्यूट, ऐसा नहीं है, बट हर एक केस में ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो हम लोग क्या है, कुछ स्पेसिफिक टाइप को डिफाइन करते हुए चल रहे हैं, और कुछ टाइप के हिसाब से ही हम लोग कुछ एक्सेप्शंस भी निकालेंगे कि ये जो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी हाइब्रिडाइजेशन आप ऐसे डायरेक्टली चेक नहीं कर सकते, या बॉन्ड पेयर लोन पेयर को देख के नहीं कर सकते, या आप स्टेरिक नंबर देख के नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भी कुछ फार्मूले डिराइव्ड हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से आप जो है हाइब्रिडाइजेशन को ईजिली चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू मैंने डिफाइन कर ली। अब n की वैल्यू को हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। ये जो चीज़ मैंने आपको बताई, ये जो है, इसको आप लोग बोल सकते हैं कि आप स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप इसका जो है हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हैं। बट अगर मैं वहीं मॉलिक्यूल की बात करता हूँ कि आपको मॉलिक्यूल एक गिवन है, उसके अंदर आपको देखना है उसे, तो देखिए n के लिए हम लोग एक फार्मूला रखते हैं, दैट इज़ 1/2 ब्रैकेट में आएगा v प्लस m प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, v प्लस m माइनस c प्लस a। इसको आपको याद रखना है, v प्लस m माइनस c प्लस a। अब इसके अंदर ये जो एब्रीवेशंस दे रखे हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। v का मतलब क्या होता है, v होता है आपका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम in given molecule और आयन। मतलब जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी सेंट्रल एटम में जितने नंबर्स होंगे उनके किसी गिवन मॉलिक्यूल या आयन के अंदर, ये हो गया आपका v। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग m के लिए। m क्या कहता है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट
एटम, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम और ग्रुप, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम और ग्रुप linked with सेंट्रल एटम। मतलब जो भी मोनोवेलेंट एटम होंगे यानी कि जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ते होंगे, सिंगल बॉन्ड ही फॉर्मेशन करते होंगे किससे, सेंट्रल एटम से, और कुछ ऐसे ग्रुप जो कि सिंगली बॉन्डेड जुड़े हुए होंगे उससे, ये कहलाएंगे आपके मोनोवेलेंट एटम या ग्रुप जो कि सेंट्रल एटम से जुड़े होंगे, उनकी वैल्यू या उनके नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बात करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं एटम की बात करता हूँ कि जो एटम्स होंगे जो कि मोनोवेलेंट एटम्स होंगे, उनके अगर मैं एग्जांपल्स की बात करता हूँ तो मोनोवेलेंट एटम के एग्जांपल मेरे पास में होंगे जैसे हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। ठीक है, ये मेरे लिए मोनोवेलेंट एटम का काम करेंगे। ठीक है, वहीं अगर मैं ग्रुप की बात कर लेता हूँ कि मेरे पास में अगर जो ग्रुप होंगे जो कि मोनोवेलेंटली जुड़े होंगे उस सेंट्रल एटम से, तो देखिए जैसे OH हो गया, OR है, CH3 ग्रुप। ठीक है, इसी के साथ में हम लोग ले लेते हैं CME3 ग्रुप, और एग्जांपल अगर देखें तो SiH3, ठीक, CO3, और ये CH डबल बॉन्ड CH2, और फेनाइल ग्रुप हो गया, और आपका या अगर अपन ऐसा बोलें कि टोसाइलेट्स हो गए, मेसाइलेट्स हो गए, सल्फेट्स के जो ग्रुप होते हैं टोसाइलेट्स, मेसाइलेट्स। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बनते हैं ये। ठीक है, ये क्या हो गया आपका टोसाइलेट ग्रुप हो गया। इसी की तरह आप जो है ब्रोमीन, यहाँ पे इसकी जगह ब्रोमीन अगर ऐड करेंगे तो ये ब्रोसाइलेट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए आपके ग्रुप्स जो कि मोनोवेलेंट ग्रुप कहलाएंगे, यानी कि सिंगल बॉन्ड यहाँ पे आके जुड़ेंगे। ठीक है, और अब बात करेंगे हम लोग सी की। तो जो सी होता है, सी को हम लोग बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज नंबर। मतलब जो भी वैल्यू होगी, जितना भी चार्ज उस सेंट्रल एटम पे प्रेजेंट होगा, या अगर आप बोल सकते हैं कि जो चार्ज वहाँ पे प्रेजेंट होगा पॉजिटिव चार्ज, उसका नंबर कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड लेना है अपने को। जैसे +1 दे रखा है तो वहाँ पे आप 1 लिखेंगे, +2 है, +3 है तो आप वहाँ पे 2, 3 ऐसे वैल्यूज़ रख सकते हैं। और वहीं अगर अपन लोग ए की बात करते हैं तो ए भी हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज नंबर। इसके बेसिस पे, इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि स्टेरिक नंबर आपको पता लग जाएगा इससे। स्टेरिक नंबर जैसे ही पता लगेगा आप इससे क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हैं। अब हमें ये चीज़ जाननी है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस किस ग्रुप में होते हैं। अब देखिए, मेजरली अगर मैं बात करूँगा तो पी ब्लॉक एलिमेंट की ही बात करूँगा। यहाँ पे आप इस फॉर्मूले से जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स को नहीं निकाल पाएंगे, उसके लिए एक अलग मेथड होती है, उसको अपन लोग बाद में पढ़ेंगे जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके लिए एक अलग से वीडियो में क्रिएट करूँगा जिसमें हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि अभी आप इस फॉर्मूले को रख के डी ब्लॉक एलिमेंट्स के निकालने बैठ जाएंगे तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर ये तो पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा, ये निकल ही नहीं पा रहा, तो वो दिक्कत आएगी आपको। अभी मेजरली हम लोग जो हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स को लेके चलेंगे, तो उनके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग देख लेते हैं। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे किसमें, पी ब्लॉक के अंदर, यानी कि जो पी ब्लॉक के अंदर जितने भी ग्रुप इंक्लूड होते हैं हम उनको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, बोरोन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो इसके अंदर आपको ये पता होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। हमें पता है बोरोन फैमिली में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 5 हैं,
इसके अंदर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब बात करेंगे हम लोग इस एग्जाम्पल्स की, जिस एग्जाम्पल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे जो हमने फार्मूला ले रखा है उसके बेसिस पे। चलिए सबसे पहले हम लोग सल्फेट की बात करेंगे, है ना। सबसे पहले हम किसकी बात कर लेंगे, सल्फेट्स की बात कर लेंगे। तो एग्जाम्पल में आप फर्स्ट नंबर डाल के लिखेंगे SO4 2-। ठीक है, SO4 2-। आप इसके अंदर फार्मूला पुट कीजिए, N इज इक्वल्स टू 1/2। फार्मूला हो जाएगा आपका यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले हमें क्या लेना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेना है, वैलेंस। तो यहाँ पे अगर हम लोग सल्फ़र को लेते हैं तो सल्फ़र हमें किस कैटेगरी में देखने को मिलता है, वो होता है ऑक्सीजन फैमिली में। तो ऑक्सीजन फैमिली में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 6। ठीक है, फिर इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि मोनोवैलेंट स्पीशी कितनी जुड़ी हुई हैं। अब देखिए मोनोवैलेंट स्पीशी कौन कौन सी होती हैं। मोनोवैलेंट स्पीशी मैं आपको बता चुका हूँ, ऑक्सीजन जो है वो डाईवैलेंट स्पीशी होती है। ठीक है, मोनोवैलेंट स्पीशी हम लोगों ने देखी। अब इसके एग्जाम्पल मैं आपको भी वो बताता हूँ इसके जस्ट बाद में। तो यहाँ पे मोनोवैलेंट स्पीशी तो कोई नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर यहाँ पे माइनस करेंगे। अब इस पर कैटायनिक चार्ज कितना है, यहाँ पे कैटायनिक चार्ज कुछ नहीं है, इसलिए C की वैल्यू भी 0 रखेंगे। लेकिन एनायनिक चार्ज ज़रूर है, एनायनिक चार्ज कितना है 2, तो यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे 2। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो n की वैल्यू आती है 1/2 और ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 6 + 2 जो कि हो गया 8। तो n की वैल्यू हो जाएगी 4। n की वैल्यू क्या हो गई 4, और 4 को हम लोग जानते हैं कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होगा, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। ये n की वैल्यू जैसे ही हमें समझ में आएगी, n की वैल्यू अगर 4 है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। नेक्स्ट फार्मूला बोल रहा हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग फॉस्फेट ग्रुप के लिए। ये हो गया आपका PO4 3-। इसके अंदर भी आप फार्मूला पुट कीजिए, n की वैल्यू 1/2। अब यहाँ पे जो फॉस्फोरस है वो हमारे किस ग्रुप के अंदर आता है, वो नाइट्रोजन फैमिली में आएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके अंदर, 5 हो गए। फिर हम इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे मोनोवैलेंट स्पीशी कोई नहीं है इसलिए 0 रखेंगे। फिर माइनस करेंगे, कैटायनिक चार्ज कितना है, कुछ भी नहीं है तो ये 0 हो गया। फिर यहाँ ऐड करेंगे, एनायनिक चार्ज कितना है, 3 है। वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, टोटल अगर हम लोग ऐड करेंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 1/2 ब्रैकेट में 5 + 3 कितना हुआ, ये 8 हो गया। तो n की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में 4, एंड देन ये भी क्या हो गया आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। एक एग्जांपल और लीजिए, इसके अंदर हम लोग एग्जांपल लेंगे XeO3F2 का, XeO3F2 का। ठीक है, अगर अपन देखें इसके अंदर n की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो वही फार्मूला रखें 1/2 1/2 के बाद में। अब देखिए Xe कौन से उस ग्रुप से बिलोंग करता है, लास्ट ग्रुप से, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए इसके अंदर। ठीक है, और साथ ही साथ में अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके अंदर जो मोनोवैलेंट स्पीशी होंगी वो हो जाएंगी आपकी 2, क्योंकि 2 फ्लोरीन यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो 2 मोनोवैलेंट स्पीशी हो गई। और साथ ही साथ में इस पर कोई कैटायनिक चार्ज नहीं है, कोई एनायनिक चार्ज नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली 8 + 2 रख देंगे। और n की वैल्यू जो निकल के आएगी हमारे पास में वो आएगी 5, और 5 की वैल्यू होती है sp3d के लिए। तो XeO3F2 जो होता है वो sp3d हाइब्रिडाइज्ड होता है। एक एग्जांपल और देखें, ये हो गया आपका ICl2 नेगेटिव। इसके लिए अगर हम लोग निकालेंगे तो n की वैल्यू 1/2 ब्रैकेट में रखेंगे, ये हो जाएगा I मतलब आयोडीन, ये हो गया आपका 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर मैं ऐड करूँगा, कितने मोनोवैलेंट स्पीशी हैं, 2 मोनोवैलेंट स्पीशी हैं। और इसके अंदर में माइनस में कोई भी कैटायनिक चार्ज तो हमें देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए 0, और प्लस करूँगा मैं यहाँ पे 1। क्या कर प्लस करूँगा, 1 प्लस करूँगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनायनिक चार्ज हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके अगर वैल्यू निकाली जाए तो n = 1/2, और ये हो जाएगा आपका 10, और n की वैल्यू आ गई आपके पास में 5, दैट इज sp3d हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है,
यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ एग्जाम्पल्स जो हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। अब देखिए कुछ ऐसी स्पीशी भी हमारे पास में प्रेजेंट होती हैं जिनके अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो उनको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए आप लोग हेडिंग डालेंगे पहले यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इन या आप बोल रहे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ जो होंगी उनका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे देखेंगे। देखिए हम लोग इसको दो केसेस में पढ़ेंगे, दो केसेस में इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए केस 1, ये आया मेरे पास में केस 1। केस 1 में हम लोग क्या देख रहे हैं, मोर electronegative atom, if more electronegative atom is present as side atom, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट हो साइड एटम के रूप में, विथ नो लोन पेयर, विथ नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। क्या बोला मैंने, अगर ज़्यादा यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम साइड एटम के रूप में वहाँ प्रेजेंट हो और कोई भी लोन पेयर ना हो सेंट्रल एटम पे, तब देन ऑड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, इसको आप फिर से समझिएगा। मैंने क्या कहा, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज अ साइड एटम वहाँ पे प्रेजेंट हो और सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट ना हो, तो ऑड इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल में। ठीक है, ये हो गया हमारा केस 1। और हम लोग केस 2 में क्या देखेंगे, केस 2 में यहाँ पे लिखता हूँ, केस 2 में दो केस हम लोग यहाँ पे देखें, है ना। देखो केस 2 को भी दो तरीके से देखेंगे। पहला मैंने क्या बोल दिया, इफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज एब्सेंट एज साइड एटम। इसमें हम लोग क्या कह रहे थे, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एटम जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए एज ए साइड एटम। लेकिन इस केस के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होगा या एटम जो होगा वो एब्सेंट होना चाहिए एज अ साइड एटम। तो पहला केस 2 के अंदर पहला क्राइटेरिया हमसे कहता है, इफ more electronegative atom is absent as side atom। और दूसरा क्राइटेरिया हमसे कहता है, if more electronegative atom is present as side atom with lone pair on central एटम। देखिए इन दोनों को मैं अच्छे से पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद में ही हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। केस फर्स्ट हमसे क्या कहता है, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो प्रेजेंट है एज अ साइड एटम और लोन पेयर नहीं होना चाहिए सेंट्रल एटम पे, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑड इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल में। ठीक है, सेकंड केस के अंदर दो क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एब्सेंट है साइड एटम के बेस पे। और सेकंड क्राइटेरिया कहता है कि अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है साइड एटम, तो सेंट्रल एटम पे लोन पेयर होना चाहिए। तो हम ये कह देंगे कि जो ऑड इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल में कंसिडर नहीं करेंगे। अगर ये सेकंड क्राइटेरिया हमें यहाँ देखने को मिलेगा तो हम ये कह देंगे, देन ऑड इलेक्ट्रॉन is not consider in hybrid orbital। ठीक है,
चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। केस वन को अगर मैं आपसे बोलता हूँ तो केस वन में मैंने आपसे कहा था कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए एज साइड एटम। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं केस वन के लिए, दैट इज़ CF3 मैंने लिया और इसके ऊपर ये एक रेडिकल मैंने यहाँ पे ऐड करवा दिया। तो रेडिकल के बेस पे अगर हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 4। क्यों 4 बोला? क्योंकि कार्बन के अंदर जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। ठीक है, साथ ही साथ में मोनोवैलेंट स्पीशी कितनी जुड़ी हुई है? 3। कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ रेडिकल वहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसके बारे में बताऊंगा अभी। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 + 3 हो गया 7, 7/2 करेंगे तो कितना आएगा? 3.5। अब देखिए 3.5 आ गया, ये तो कोई आपका नॉन एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन देखने को नहीं मिला, ये तो फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं? देखिए मैंने आपको बोला कि ऑड इलेक्ट्रॉन को हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल में लेंगे, तो जहाँ पे आपको ये कंडीशन दिख जाए कि ऑड इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है किसी भी स्पीशी के अंदर, अगर ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देखिए बहुत सारी स्पीशी होती है वो देख के ही पहचान लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या सेंट्रल एटम देखने को मिल रहा है। तो हम लोगों ने जो केस यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं, मैंने आपको क्या कहा था कि आप लोग नॉन एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन जो है वो ऐसे इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्पीशी होती हैं जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट वाले जो ग्रुप हो गए या कंपाउंड्स हो गए, उनको आप ऐसे नहीं निकाल सकते, तो उनके लिए अलग टेक्निक से। वैसे ही ऑड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ये अलग टेक्निक होती है, जहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कुछ केसेस के बेस पे हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करके निकाल सकते हैं। और ये तो नॉन एब्सोल्यूट है, यहाँ पे कोई बॉन्ड एंगल हमें देखना नहीं होता, इसलिए हम लोग डायरेक्टली इसको निकाल रहे हैं। तो अगर आपके पास में ऐसी केस आ जाए, अगर पहले केस के बेसिस पे आप बात करेंगे और आपकी वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में आ रही है, तो आप इसको क्या करेंगे? या तो आप इसको 3 करेंगे या 4 करेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आप इसको बढ़ा देंगे। तो n की वैल्यू जो है वो 3.5 से आप कर देंगे 4, और जैसे ही आप इसको 4 करेंगे ये हो जाएगा आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, वैसे ही दूसरे केस के अंदर हम लोग चलते हैं, सॉरी दूसरे एग्जाम्पल की ओर देखेंगे। दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग बात करेंगे NO2 की। किसकी बात करेंगे? NO2 की। और यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी हम लोग देख देंगे। n की वैल्यू निकालेंगे, ये हो गया 1/2। नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ये हो जाएंगे हमारे 5, और साथ में मोनोवैलेंट स्पीशी 0 हैं। कैटायनिक एनायनिक चार्ज भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और ये 5। n की वैल्यू कितनी हुई भाई? 2.5। वही चीज़ मैंने आपको बोली कि अगर जो ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी है, जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट है आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल में, तो आप इसके अंदर ऐड ऑन ही करेंगे, इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे ही, कम नहीं करेंगे। तो ये हो गई आपकी वैल्यू 3 और ये हो गया आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, वैसे ही आप लोग निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका ClO3। इसको आप लोग फाइंड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप फाइंड आउट करेंगे, रिजल्ट देखेंगे, आपको समझ में आएगा। केस 2 के अंदर हम लोग चलते हैं। केस 2 के अंदर अगर मैं आपसे पहले क्राइटेरिया की बात करता हूँ, पहले क्राइटेरिया के अंदर हमने बोला कि साइड एटम में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो पहले क्राइटेरिया के लिए हमारे पास में जो कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, उन एग्जाम्पल्स को मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे मान लीजिए CH3। ठीक है, CH3 रेडिकल हो गया, ये हो गया आपका CMe3 रेडिकल, ये हो गया आपका CHMe2 रेडिकल। क्लियर है? ये हमारे पहले क्राइटेरिया के लिए। और दूसरे क्राइटेरिया के लिए, ये क्राइटेरिया मैं लिख देता हूँ, क्राइटेरिया 1। और क्राइटेरिया सेकंड के लिए जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में वो हैं NO, इसके ऊपर ये रेडिकल होगा और ये एक लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट होगा। एक और एग्जांपल देखिए इसके अंदर ही, ये हो गया आपका क्लोरीन, क्लोरीन और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे। अब एक लोन पेयर तो ये हो गए, कितने हो गए? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड से 2 ऑक्सीजन ये जुड़ गए, साथ ही साथ में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, टोटल मिला के 6 और एक ये हो गया आपका 7। ठीक है, अगर हम लोग इसका निकालते हैं इस फॉर्मूले के बेसिस पे, तो देखिए कैसे निकल के आएगा। NO के लिए हम लोग निकालते हैं। NO के लिए हम लोग देखेंगे n की वैल्यू
1/2 ब्रैकेट में रखिए भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, बाकी तो कुछ भी नहीं आएगा। तो n की वैल्यू क्या हो गई 2.5, क्या हो गई 2.5। अब ये 2.5 हो गई। तो इसके अंदर अब देखिए केस क्या है कि जैसे हम लोगों ने फर्स्ट वाले केस के अंदर बोला था कि हाइब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल में ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हम लोग इसके अंदर वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या बोला था कि ऑड इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ऑड इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है अब, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को बढ़ाने की जगह अब क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो n की वैल्यू 2.5 की जगह आप रखेंगे 2, और 2 की वैल्यू के लिए हमारे पास में क्या आएगा, sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा ये। ठीक है। अब अगर मैं ClO2 के लिए निकालता हूँ, ये हो गया मेरा ClO2 के लिए, ClO2 के लिए अगर मैं निकालता हूँ तो देखिए n की वैल्यू कैसे निकलेगी। n की वैल्यू हो गई आपके पास में 1/2। क्लोरीन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गए, प्लस मोनोवैलेंट स्पीशी कुछ नहीं है, कैटायनिक एनायनिक चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं। तो वैल्यू हो जाएगी आपकी n इज इक्वल टू 3.5। हमें यहाँ पे क्या करना है, डिक्रीज करना है। ये वैल्यू हो गई 3, और इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए फिर से आप समझिए कि अगर केस 1 की हम लोग बात कर रहे हैं और उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो साइड एटम के रूप में प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, एन की उससे वैल्यू निकाल लेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे, और साथ में हम ये भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आपको वैल्यू को इंक्रीज़ करना है। फ्रैक्शन में जो वैल्यू आ रही है उसको आपको क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ करेंगे तब जाके आपके पास में एक हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। सेकंड वाले के अंदर हमने दो क्राइटेरिया देखे। पहले क्राइटेरिया में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो साइड एटम के रूप में एब्सेंट है। ठीक है। सेकंड, अगर प्रेजेंट भी है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो साइड एटम के रूप में प्रेजेंट भी है, तो सेंट्रल एटम पे लोन पेयर होना चाहिए। तो हम लोगों ने दो क्राइटेरिया के हिसाब से दोनों एग्जाम्पल देख लिए, और उन्हीं एग्जाम्पल के बेसिस पे हमने इसको सॉल्व करा। और दूसरी चीज़ हमने एक और जानी कि अगर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी जो है वहाँ पे होगी भी तो हम उसको हाइब्रिड ऑर्बिटल में कंसिडर नहीं करेंगे। तो वैल्यू जो हम केस 1 में बढ़ा रहे थे, केस 2 में हम उसको कम कर देंगे। केस 1 में जो वैल्यू बढ़ा रहे थे वहीं केस 2 में हम इस वैल्यू को कम करके देख लेंगे और उससे उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। ठीक है। अब हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो होता है भाई डाइमराइजेशन टेंडेंसी। डाइमराइजेशन टेंडेंसी, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। डायमराइजेशन टेंडेंसी क्या होती है उसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि ऐसे ऑड इलेक्ट्रॉन जो कि पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में या हाइब्रिड ऑर्बिटल में, वो जल्दी डायमराइज्ड हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, वो जल्दी डायमराइज्ड हो जाते हैं। तो आप लिख लीजिएगा इसके अंदर, दोज odd electron which participate into hybridization will dimerized easily। देखिए डाइमराइजेशन टेंडेंसी जो होती है वो कैसे डिफाइन होती है, ऐसे ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी जो कि पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर वो अच्छे से डाइमराइज्ड हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमें ये पता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो अच्छी ओवरलैपिंग हमें करवाते हैं। क्या करवाते हैं? अच्छी ओवरलैपिंग हमें करवाते हैं। बिकॉज ऑफ, लिख लीजिएगा, बिकॉज बिकॉज हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप गुड। यहाँ पे हमें गुड ओवरलैपिंग देखने को मिलती है। ठीक है। तो इसके लिए एक एग्जांपल आप देख लीजिए, कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रख देता हूँ। ये हो गया आपका 2Cl O3
जो कि डाइमराइज हुआ किस में, Cl2O6 में। और यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 2ClO2 जो कि डाइमराइज हुआ Cl2O4 में। अब बताइए इसमें से कि कौन सी कंडीशन फेवरेबल है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो ClO3 वाली है ये कंडीशन ज़्यादा डाइमराइजेशन टेंडेंसी शो करेगी, या अगर अपन बोलें कि ये कंडीशन कैसी है, फेवरेबल है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। यहाँ पे क्या देखने को मिला, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल देखने को मिला। और ये यहाँ पे क्यों इसको ज़्यादा फेवरेबल नहीं माना गया, क्योंकि यहाँ पे दे हैव अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, इनके पास में क्या है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर आया कि डाइमराइजेशन टेंडेंसी क्या होती है, ऐसी ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी जो कि पार्टिसिपेट करती है हाइब्रिडाइजेशन में वो जल्दी डाइमराइज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो अच्छे ओवरलैपिंग हमें देखने को मिलती है, वहाँ पे अच्छी ओवरलैपिंग जो है वो देखने को मिलेगी। उसके कुछ एग्जाम्पल मैंने नीचे आपको दे दिए हैं। ठीक है, इसी के साथ में हम लोग टाइप 3 की भी बात कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 टाइप पढ़े हैं, अभी आया हमारे पास में टाइप 3। टाइप 3 हम लोग यहाँ पे देखेंगे। टाइप 3 में हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे भी स्टेरिक नंबर के बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन यहाँ पे स्टेरिक नंबर हम लोग किस हिसाब से निकालेंगे, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के एडिशन से, सम ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हियर वी विल फाइंड स्टेरिक नंबर एन। अब देखिए, पहले जो मैंने आपको बॉन्ड पेयर लोन पेयर बताया, ऐसे नॉर्मली ऐसे हम लोग जो है डायरेक्टली निकाल लेते हैं कि हर एक मॉलिक्यूल का, हर एक स्पीशी का नहीं निकाल पाएंगे ना बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर से। तो इसके लिए एक एग्जैक्ट फॉर्मेशन या एग्जैक्ट जो आपको टेक्निक दे रखी है आपको उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहले जो मैंने आपको पहले वाले टाइप में बताया था टाइप 2 के अंदर कि आप बॉन्ड पेयर लोन पेयर को ऐड कर सकते हैं, तो बेसिकली हम लोगों ने उसका स्टेरिक नंबर जानने के लिए बता दिया, लेकिन हर एक स्पीशी के लिए तो नहीं होगा। कुछ ऐसी स्पीशी भी होंगी जो कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर के अंदर आपको कंफ्यूज कर देंगी। क्या कर देंगी? बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कंफ्यूज कर देंगी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको देखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। एन में क्या देखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको आप बोलेंगे सम ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर फॉर सेंट्रल एटम, फॉर सेंट्रल एटम। लेकिन यहाँ पे तब देखेंगे जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला गिवन हो। कब देखेंगे? जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला गिवन हो। हियर स्ट्रक्चरल हियर नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग व्हेन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज गिवन। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी को एन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, आप पूरा ध्यान से समझना, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना। इधर देखो, एन की वैल्यू, एन लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्डेड, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्डेड विथ गिवन एटम, या टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड विथ गिवन एटम। यहाँ पे आपको सिग्मा बॉन्ड के नंबर को काउंट करना है, टोटल नंबर। ठीक है, इसी के साथ में आपको क्या ऐड करना है, इसके साथ में आप ऐड करेंगे टोटल नंबर ऑफ लोकलाइज्ड, टोटल नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर। आप इसके साथ क्या देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑन गिवन एटम। गिवन एटम पे कितने लोकलाइज्ड लोन पेयर हैं उनको आप ध्यान में रखेंगे। थर्ड जो आपको ऐड करना है यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, नंबर ऑफ
countable number of countable delocalized lone pair on central atom। ये ध्यान में रखना है आपको। अब इन तीन चीज़ों को अगर आपने प्रॉपरली ध्यान में रख लिया तो आपके पास में जो है स्टेरिक नंबर निकल के आ जाएगा, जिससे आप जो है हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड तो देखना आपको आता है, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर वो कैसे देखेंगे कि भैया लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है। कुछ लोगों को इसमें भी कन्फ्यूजन होता है, तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। आइडेंटिफिकेशन जिनको नहीं आता है सिर्फ उनके लिए है, जिनको आता है कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से समझ लो, क्या ही चला जाएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है। लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर को हम लोग कैसे पता करेंगे। देखो पहली चीज़ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेसिक हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं एक ऐसा एरो बनाता हूँ और उसके ऊपर ऐसे क्रॉस बना देता हूँ, और एक ऐसा एरो बनाता हूँ जिस पे कोई भी क्रॉस नहीं है, तो जिस पे क्रॉस्ड है वो हमारे लिए लोकलाइज्ड हो गया, जिस पे क्रॉस नहीं है वो हो गया आपका डीलोकलाइज्ड। इस चीज़ को हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें रखा है, हमको इसमें समझना है। पहला एग्जांपल लेता हूँ, देखिएगा ज़रा, ये है मेरा पहला एग्जांपल, ठीक है। ये कोई भी मैंने एक कंपाउंड ले लिया, एटम ले लिया या एक स्पीशी ले ली, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक लोन पेयर बनाया, ये क्या है, एक लोन पेयर मैंने यहाँ पे बनाया, और ये हो गया आपका डबल बॉन्ड, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो लोन पेयर है मैं इसको यहाँ शिफ्ट करूँगा और ये जो है वो जाएगा इस जगह पे, तो आप देखेंगे कि जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइज्ड हो रहा है। क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। एक एग्जांपल और देखिए ज़रा, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि एक लोन पेयर ये प्रेजेंट है, एक लोन पेयर यहाँ प्रेजेंट है, और ये हो गया मेरा डबल बॉन्ड। तो ये जो अंदर वाला है, ये जो ऊपर वाला मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला जो लोन पेयर होगा ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। अब आप नोट करेंगे कि ये भी लोन पेयर यहाँ पे जा सकता है। अरे देखो जाने को जा सकेगा, लेकिन कंडीशन क्या बन जाती है कि ये वाला जो लोन पेयर है ये गिवन एक्सिस पे है, यानी कि उस पेरीफेरी पे बिलोंग करेगा। जो ऑर्बिटल एक्सिस है उसके अंदर ये क्या करेगा, डीलोकलाइजेशन कर लेगा। लेकिन ये जो है ना, ये उस ग्रुप से ही बाहर है, ये उस पॉइंट पे ही नहीं है, ये उस एक्सिस पे ही नहीं है, ये उस जगह पे ही नहीं है कि जो पी ऑर्बिटल। अब देखिए मैं ऐसे डायरेक्टली इसको समझा नहीं पाऊंगा, बट आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कि ये ऐसे मेरे पास में एक कंपाउंड है और ये ऐसा है, ठीक है, ये ऐसे हमारे पास में पी ऑर्बिटल। तो इस जगह पे ऊपर ही ऊपर ये जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइज्ड कर लेगा, लेकिन ये वाला इस पेरीफेरी पे डीलोकलाइज नहीं कर पाएगा। तो भैया इसको डीलोकलाइज मत करवा देना, ठीक है, गलती से भी। तो ये वाला जो लोन पेयर है ये हमारे लिए लोकलाइज हो गया, और ये वाला कैसा हो गया, डीलोकलाइज्ड हो गया, ठीक है। इस वाले केस के अंदर आ जाते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ, नहीं इसको रहने दीजिए, इस वाले में आप देखेंगे अगर अनसेचुरेटेड वाले हैं, अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड है जो कि अनसेचुरेटेड वाले हैं, तो वहाँ पे आप लोग उन्हें डीलोकलाइज्ड नहीं होने देंगे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक स्पीशी आप ऐसे ले लीजिए, एक स्पीशी में बना देता हूँ, ये हो गया आपकी एक स्पीशी, और इस स्पीशी के अंदर मैं जो है इसको मैं कर देता हूँ अनसैचुरेटेड, ठीक है, ये अनसैचुरेटेड स्पीशी है। और अगर ये लोन पेयर है यहाँ पे प्रेजेंट, तो ये डीलोकलाइजेशन में पार्ट नहीं लेगा, तो ये हो गया आपका लोकलाइज्ड। एक एग्जांपल और लेंगे इसके अंदर ही,
यहाँ पे लोन पेयर है और ये अनसैचुरेटेड है, ठीक है। ये कैसा है, अनसैचुरेटेड, तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे जो एग्जांपल्स लिए हैं इससे हम क्या समझ रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोकलाइज्ड वाले लोन पेयर हैं, लोकलाइज्ड लोन पेयर्स आर काउंटेबल, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, ये काउंटेबल होंगे। और जो डीलोकलाइज्ड होंगे, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर जो हैं वो नॉन काउंटेबल होंगे, यानी कि हमें उनको काउंट नहीं करना है। जो भी लोन पेयर लोकलाइज्ड होंगे हमें सिर्फ उनको ही काउंट करना है। और जो ये समझ लीजिए ऐसे काउंटेबल, या अगर अपन बोलें काउंटेबल किस कंडीशन में, जब वो लाए करेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल में, जब वो कहाँ लाए करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल में लाए करेंगे। और अनकाउंटेबल किस कंडीशन में या नॉन काउंटेबल किस कंडीशन में, जब वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में लाए करेंगे, लाए इन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने कंडीशंस लिखी थी उन्हीं कंडीशन के बेस पे हम ये देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड तो हम निकाल लेंगे, टोटल नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर हमें देखना आ गया। किसी एटम में लोकलाइज्ड लोन पेयर जो हैं उनको भी हम लोग काउंट कर लेंगे। और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर जो हैं सेंट्रल एटम पे उनको भी हम लोग काउंट कर लेंगे, ठीक है। नॉन काउंटेबल कौन से होंगे और डीलोकलाइज्ड कौन से होंगे, हम वहाँ पे उन चीज़ों को देख लेंगे। कौन से डीलोकलाइज जो है वो नॉन काउंटेबल है, कौन से डीलोकलाइज नॉन काउंटेबल है, तो हमें काउंटेबल डीलोकलाइज देखना है ना, नंबर ऑफ काउंटेबल डीलोकलाइज्ड लोन पेयर हमें यहाँ पे देखना है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। चलिए, तो ये वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ, थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसके अंदर हम लोग देखेंगे ड्रैगोस मॉलिक्यूल। लेकिन उसके पहले इसके अंदर कुछ ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिनको आपको मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ, तो आप बस वो और लिख लीजिए, उसके बाद वीडियो एंड करेंगे। मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो स्टेरिक नंबर वाली मेथड है वो कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं करनी, ठीक है। तो आप लोग लिखेंगे वेयर नॉट टू, नहीं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं लिखवा रहा हूँ वेयर नॉट टू अप्लाई दिस मेथड ऑफ स्टेरिक नंबर, ठीक है। स्टेरिक नंबर वाली मेथड हमें कहाँ कहाँ यूज़ नहीं करनी है। देखिए, सबसे पहली कंडीशन जो मैंने आपको पहले ही बता दी कि जब सेंट्रल एटम जो होगा, व्हेन सेंट्रल एटम इज़ ट्रांजिशन एलिमेंट, वो कैसा हो भाई, डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट हो या ट्रांजिशन एलिमेंट हो, तब हमें यहाँ पे ये कंडीशन को अप्लाई नहीं करना। एग्जाम्पल के रूप में आप ले लीजिए KMnO4, KMnO4 हो गया, PTCl4 हो गया 2-, और आप ले लीजिए NiCO4 ले लीजिए, NiCO4 हो गया, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन में जब ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो सेंट्रल एटम के रूप में प्रेजेंट है तो हमें यहाँ पे नहीं लेना है। सेकंड कंडीशन हमारे पास में आ जाएगी भाई ड्रैगोस मॉलिक्यूल। यहाँ पे तो हम लोग वैसे ही देखते हैं कि कोई भी हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना ही क्यों है, ड्रैगोस मॉलिक्यूल के अंदर आप ऐसे ही नहीं निकाल पाएंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए PH3 के अंदर आप स्टेरिक नंबर निकालने की कोशिश कीजिए ज़रा। स्टेरिक नंबर के अंदर आप 1/2 लेंगे, ये 5+3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8/2, और कितना हो गया ये 4। यहाँ पे sp3 आया, जबकि ये sp3 नहीं होता, क्या sp3 नहीं होता है। उसी केस में अगर आप बॉन्ड पेयर लोन पेयर के हिसाब से भी निकालने जाएंगे तो देखिए कैसे आएगा। फॉस्फोरस के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5, देखो भाई ये 5 हो गए, 3 तो ये हाइड्रोजन हो गए, और ये एक लोन पेयर हो गया। कितना निकल के आया भाई, 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर, क्या हो गया 4, फिर हो गया sp3, जबकि ये नहीं होगा। आप एब्सोल्यूट से इसको निकालेंगे बॉन्ड एंगल देख के, ठीक है, ये सॉरी इनसिग्निफिकेंट वैल्यू जो होगी उसके बेसिस पे ये निकलेगा, ठीक है। एक और कंडीशन देखिए ज़रा, थर्ड के अंदर
जब एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम प्रेजेंट हो, व्हेन मोर देन वन सेंट्रल एटम इज प्रेजेंट, इस कंडीशन में भी आप जो है इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप इसके स्ट्रक्चर बेसिस जो फार्मूला मैंने आपको बताया है उससे आप लोग निकालेंगे C6H6, इसको आप लोग निकालेंगे स्ट्रक्चर से। अगर आप स्ट्रक्चर से निकालेंगे तो आप किसी भी एक कार्बन को जो है सेंट्रल एटम मान लीजिए और वहाँ से आप इसको निकाल लीजिए। स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप इजीली निकाल पाएंगे इसको, लेकिन इस फॉर्मूले को वहाँ पे यूज़ मत करना। फोर्थ, जब ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी हो, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी, और आप बोलेंगे सर अभी तो निकाली ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के साथ में, तो यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी अगर प्रेजेंट है तो आप क्या करेंगे, केस के बेस्ड पे, ऑन केस स्टडी, ऑन केस स्टडी, बेस्ड ऑन केस स्टडी के हिसाब से ही आप निकालें इसको। डायरेक्टली नहीं निकालें, नहीं तो आपका आंसर कैसा आएगा भाई, फ्रैक्शन में आएगा। और फ्रैक्शन में आएगा तो आपको अगर केसेस पता होंगे तो आप बता देंगे कि इलेक्ट्रॉन अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर वैल्यू को बढ़ा देंगे। अगर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में कंसिडर नहीं किया जा रहा है ऑड इलेक्ट्रॉन को तो आप उसकी वैल्यू को कम कर देंगे। ठीक है। अगला ये जो केस आएगा कि स्टेरिक नंबर कब निकालना है, अगर स्टेरिक नंबर 7 से ज़्यादा है तो भैया ये मत निकालना। 7 से ज़्यादा हो तो इसको हाथ भी मत लगाना इस फॉर्मूले को, इसके लिए भी हमारे पास में अलग ट्रिक होती है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अगली वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर ड्रैगोज मॉलिक्यूल पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें अभी आना बाकी हैं। अभी तो बैक बॉन्डिंग पढ़नी है भाई, पूरी चीज़ें अभी तो बहुत ज़्यादा पढ़ना है इसके अंदर। केमिकल बॉन्डिंग लोगों को लगता बहुत ईजी है, लेकिन क्या बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे केमिस्ट्री के बेसिक्स समझ में आते हैं। यही हेल्प करेंगे आपके OMC के अंदर, कोऑर्डिनेशन के अंदर। ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत हेल्प करेंगी आगे जाके आपको, जितने भी मेजर टॉपिक्स आप वहाँ पे देखेंगे ना उनको पढ़ने के लिए। तो यहीं पे भी इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।